नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। हमेशा की तरह आज के इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न से। ये पिछला वीडियो का प्रश्न है कि 4 अप्रैल 2024 को नाटो का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। बताएं कि वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश हैं? तो हमने आपको बतलाया था 32। इसमें नया जो शामिल हुआ वो स्वीडन। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये खबरों में है तो संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोग ये कोशिश कीजिए कि जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें खबरों में होती है, उसे विस्तार पूर्वक पढ़ें। इससे फ़ायदा ये होगा कि चीज़ें जहाँ से भी, जिस भी रूप में, जितना भी घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि आप उस प्रश्न को आसानी से सॉल्व करके आ पाएंगे। सेशन की शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न से, लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो का जो हमारा प्रमुख टॉपिक होगा, जिस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो उनमें से कुछ यहाँ पर हमने शामिल किया है। जैसे कि जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का बक्सर जिला शीर्ष पर रहा है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से इनसे मिलिए नामक एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का हाल ही में विमोचन किया गया है। और रूस से कच्चा तेल आयात करने में या फिर इस मामले में चीन ने भारत को पीछे छोड़ दिया है और 50 लाख से अधिक उपभोक्ता आरबीआई की डिजिटल मुद्रा ई रूपी को अपना चुकी है। तमिलनाडु में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र के सितार और तानपुरा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। और भारत सरकार ने रवांडा नरसंहार की स्मृति में कुतुब मीनार को रवांडा के झंडे से रोशन किया है। तो इस टॉपिक पर या फिर ये जो प्रमुख खबर यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और इनसे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो चीज़ें हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर बतलाएंगे। तो पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इसका पीडीएफ फाइल आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं डेली बेसिस पर। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? देखिए, नवीनतम रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार का बक्सर जिला इस मामले में शीर्ष पर है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर जिलों को सूचीबद्ध किया गया है। और इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो बक्सर जिला है वो 100 में से 76.6 अंक हासिल कर बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो जल स्रोतों के संरक्षण के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार का जो बक्सर जिला है वो सबसे आगे है, शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर है रोहतास, तीसरे स्थान पर है जहानाबाद, चौथे स्थान पर है नालंदा। ये चीजें ध्यान रखिए। और टॉप 10 की बात करें तो इसमें उत्तर बिहार से ये टॉप 10 की सूची में 5वें नंबर पे है पूर्णिया, यानी कि पूर्णिया जो है इस मामले में 5वें स्थान पर है। और उत्तर बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो टॉप 10 में एकमात्र जिला है वो है पूर्णिया। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। और अन्य जिलों में खास करके राजधानी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राजधानी पटना को इसमें 14वां स्थान मिला है। जबकि सिवान और सुपौल ये दो ऐसे जिले हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है कि इस सूची में सबसे नीचे रहा है। देखिए, सबसे नीचे तो रहा है सुपौल, जिसका जो स्थान है ये 38वां है। और जो सिवान जिला है इससे पहले 37वें स्थान पर है। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो बिहार राज्य है, वैसे तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, ये बेसिक सा कह सकते हैं पॉइंट है, बेसिक सा प्रश्न है। कोई भी आपसे पूछेगा तो अगर आप नहीं बताएंगे तो वहाँ पे आपको शर्मिंदा महसूस करना पड़ेगा। तो बिहार में जो जिलों की संख्या ये 38 जिला है। और सबसे नवीनतम जो जिला है वो है अरवल। और वो चीज़ें अभी हम आपको दिखलाएंगे, लेकिन उससे पहले जल संरक्षण की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में कुछ रिलेटेड फैक्ट आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि बिहार में भूजल का जो स्तर है लगातार नीचे जा रहा है। और इसके लिए जल जीवन हरियाली अभियान भी चलाई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। और आपको ये मालूम होगा कि मई 2023 में बिहार सरकार ने 20 घन मीटर से ऊपर भूजल के इस्तेमाल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी लेना अनिवार्य किया था। ये बातें हमने इसी सीरीज में आपको बताया था पिछले साल मई 2023 में। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, जल स्रोतों की बात हो रही है तो ऐसे में मुझे एक जानकारी याद आ रहा है, पिछले साल हमने आपको दिया था। हालांकि ये उतना पुराना नहीं हुआ है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दरअसल भारत में पहली बार ये जल स्रोतों की कह सकते हैं गणना की गई थी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और जो रिपोर्ट आई थी, और अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें बिहार के संदर्भ में, तो बिहार को लेकर ये कहा गया कि बिहार में 49.8
यानी कि 49.8% जो जल स्रोत है वो सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है। तो ये चीजें भी इससे संबंधित है, मिलते जुलते फैक्ट में आप इसे ध्यान रख सकते हैं, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस प्रश्न से इतनी संबंधित जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिए। और जो जिलों की हम बात कर रहे थे, आपको मैं बता दूं कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं और 9 प्रमंडल की जो सूची है आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसको याद रखने का एक ट्रिक हमने आपको बतलाया था, पूसा को मम्भा दंपति। इसमें 2-3 शब्द है, जैसे कि पूसा में पूर्णिया सारण आ गया, पू से पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी, मू से मुंगेर, भा से भागलपुर, दौ से दरभंगा, मौ से मगध, पौ से पटना, ती से तिरहुत। ये ट्रिक है पूसा को मुम्भा दंपति। और इन्हीं 9 प्रमंडल के अंतर्गत ये सभी जिले हैं और इन सभी जिलों में से जो सबसे नवीनतम व 38वां जिला है यह है अरवल, जो आप यहाँ पर मगध प्रमंडल के अंतर्गत देख रहे हैं, जिसका हेडक्वार्टर है गया में। ठीक है, तो ये सारी बातें खास करके जिलों को लेकर भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, जल स्रोतों की बात हो रही है तो ऐसे में एक अतिरिक्त जानकारी आपको दे दूं, हालांकि ये दिया हुआ है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की बात करें तो ये चौथा संस्करण था और ये नवीनतम संस्करण है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार मिला है उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, उड़ीसा दूसरे स्थान पर और संयुक्त तौर पर बिहार और आंध्र प्रदेश को तीसरा राज्य चुना गया सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं तीसरा संस्करण, दूसरा संस्करण और पहला संस्करण, तो ये चीज ध्यान रखिए, 2018 में पहला, 19 में दूसरा, 20 में तीसरा और चौथा संस्करण 2022 से संबंधित है। अच्छा, इसको लेकर कुछ चीजें और भी आपको ध्यान रखना है, ये तो बिहार के संदर्भ में आपको ध्यान रखनी ही है, लेकिन कुछ बातें और भी है, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार मिला ये मध्य प्रदेश को मिला है, सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला गंजम उड़ीसा का, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला जगन्नाथ धामपुरम ग्राम पंचायत भद्राद्री कोठागुडेम जिला तेलंगाना, तेलंगाना जिला जो यहाँ पर यह है, यहीं का जो ये पंचायत है इसे दिया गया, तो ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए। और कुछ चीजें और भी है जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है, लेकिन इन सब में बिहार को लेकर ये ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार मिला है बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को, और सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह यानी कि एनजीओ का जो पुरस्कार मिला है ये अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान को दिया गया। तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से संबंधित ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानकारी पर्पज से जरूर ये चीजें ध्यान रखिएगा, हो सके तो इसे नोट भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए, दूसरे प्रश्न पे हम आ चुके हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में 9 अप्रैल 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि इनसे मिलिए, ये कार्यक्रम का नाम है जो कि अभी हाल ही में आयोजित किया गया। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको संबंधित जानकारी दे दूं कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 9 अप्रैल 2024 को पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर इनसे मिलिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये ध्यान रखिए, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से ये संबंधित है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की बात करें तो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को आमंत्रित किया गया और पर्यावरण पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर मतलब चर्चाएं हुई, और जो खास करके जिस प्रकार से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उन सारे विषयों पर चर्चा हुई, किस प्रकार से पर्यावरण को संतुलित रखना मानव जीवन के लिए कितना उपयोगी है, वो सारे चीजों पर यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई। तो ये चीजें यहाँ से संबंधित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, देखिए, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात हो रही है तो फरवरी 2024 में ये जानकारी हमने आपको दिया था कि फरवरी 2024 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नीतीश नामक एक डिवाइस लॉन्च किया था। नीतीश में जो पूरा नाम है यह है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो नीतीश नामक इस डिवाइस को लॉन्च किया था जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही द्वारा किया गया था। इस डिवाइस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस डिवाइस का जो ये जो नाम आपको अंग्रेजी में दिख रहा है, अगर आप इसे हिंदी में अगर देखेंगे तो नित्य तीव्र शक्तिशाली सुरक्षा कवच इसे हिंदी में कहा गया है। और यहाँ पर आगे देखिए, इस डिवाइस के उपयोग की बात करें तो ये किसानों, खास करके मेन रूप से देखें, मुख्य रूप से देखें तो ये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। हालांकि ये अन्य लोग भी, खास करके जो राज्य के जनता होंगे तो वो भी इसका इस्तेमाल करेंगे, जो कि समय पर उन्हें अलर्ट मिल जाएगा मौसम संबंधी।
तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, नीतीश ऐप से संबंधित है या फिर नीतीश डिवाइस, एप्लीकेशन नहीं, ये एक डिवाइस है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है बल्कि एक अलग डिवाइस है जो यहाँ पर तस्वीर में आपको दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं, उससे पहले बिहार से संबंधित कुछ बेसिक से फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वो तमाम चीज़ों को हमने दर्शा दिया है, ये बहुत कॉमन है, बहुत आसान है, लेकिन कई बार यहाँ से आप फंस सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने आपको दिखाया है 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार के राजकीय चिन्ह को इंगित कर रहा है। और एक जानकारी आपको ये भी दे दूं कि अभी हाल ही में 22 मार्च 2024 को जो बिहार स्थापना दिवस मनाया गया है, ये 112वां स्थापना दिवस है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कौन सा? तो 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और 112वें स्थापना दिवस पर किसी भी प्रकार की कोई भी राजकीय समारोह आयोजित नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से इसका कह सकते हैं एक प्रकार से कोई थीम भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। आई थिंक शायद थीम इसका या फिर जो इसका विषय है वो जारी नहीं किया गया है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का हाल ही में विमोचन किया गया? इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक यहाँ पर क्या लिखा गया, किनके द्वारा लिखित पुस्तक, यानी कि लेखक पूछा गया है। तो करेक्ट जो आंसर होगा ये होगा सैम पित्रोदा, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि भारतीय दूरसंचार इंजीनियर, उद्यमी व प्रसिद्ध लेखक सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जिन्हें कि सैम पित्रोदा भी कहा जाता है, तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का हाल ही में विमोचन किया गया। इस पुस्तक की बात करें तो इसमें भारत और अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और इसकी संभावित चुनौतियों का पता लगाने पर यह आधारित है। यानी कि ये लोकतंत्र खास करके जो यहाँ स्थिति है ऐसे देशों में, भारत और अमेरिका जैसे देशों में, तो लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति इस पुस्तक की विषय वस्तु है जिसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। और इस पुस्तक के मूल उद्देश्य की बात करें तो इस पुस्तक का जो मूल उद्देश्य है, युवाओं के बीच लोकतंत्र का सही अर्थ और साथ ही साथ आने वाले युग में इसके अस्तित्व और समृद्धि में उनकी भूमिका को प्रोत्साहित करना है। जो लोकतंत्र का सही अर्थ है वो समझाना है और साथ ही आने वाले युग में, आने वाले समय में इसके अस्तित्व और समृद्धि में उनकी भूमिका को प्रोत्साहित करना है, इसका एक प्रकार से लक्ष्य है। देखिए यहाँ पर लोकतंत्र की बात हो रही है, तो ऐसे में लोकतंत्र की परिभाषा मैं अगर आपको दूं, एक्चुअली ये मेरा कथन नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति, आप लोग नाम जानते होंगे अब्राहम लिंकन, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली वे 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, अब्राहम लिंकन, जिनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। उन्होंने एक आसान सा परिभाषा दिया था लोकतंत्र का, जो कि बहुत ही सुर्खियां बटोरी थी पूरी दुनिया में, और ये आपके एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। तो लोकतंत्र की जो उन्होंने एक आसान परिभाषा दी थी, ये ऐसा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो ये जो कथन है लोकतंत्र के संदर्भ में, ये अमेरिकी राष्ट्रपति, ये 16वें अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कथन है। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान आप लोग रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए अब यहाँ पर सैम पित्रोदा की बात करें तो आप यहाँ पर सबसे पहले इन्हें इस तस्वीर में देख सकते हैं। सैम पित्रोदा उड़ीसा के रहने वाले हैं। उनका जन्म 17 नवंबर 1942 को हुआ था और भारत सरकार ने उन्हें 2009 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद आता है पद्मश्री, चौथा जो होता है। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। अच्छा, सैम पित्रोदा की प्रमुख रचनाओं की बात करें, चूंकि ये खबरों में है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो अन्य रचनाओं से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए इनमें जो चर्चित है वही हमने यहाँ पर शामिल किया, हालांकि इसके अतिरिक्त और भी है। देखिए हमने यहाँ पे पहला लिखा विजन वैल्यूज और वेलोसिटी 2001 में प्रकाशित हुई। मार्च ऑफ मोबाइल मनी 2010 में। ड्रीमिंग बिग, माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया 2015 में। रीडिजाइन द वर्ल्ड और ग्लोबल कॉल टू एक्शन, ये 2021 में आई थी। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रमुख रचना है जो इनके द्वारा लिखी गई। आगे चलते हैं, हम यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको देंगे। 2024 में ये चीजें आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खास करके ये हालांकि इंपॉर्टेंट होते ही हैं, प्रमुख पुस्तक वगैरह जो होते हैं, तो इनमें आप लोग ध्यान रखिएगा। जो प्रमुख है वो यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, जो आप इन्हें यहाँ पर देख रहे हैं, ये भारत के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, बिपिन रावत, इन्हीं पर आधारित है ये पुस्तक, जो कि इसकी लेखिका है रचना बिष्ट रावत। एज गुड एज माई वर्ड, इसके लेखक KM चंद्रशेखर। वार एंड वुमेन के लेखक MA हसन। तुम पहले क्यों नहीं आए, इसके लेखक कैलाश सत्यार्थी। जादू नामा के लेखक जावेद अख्तर। विनिंग द इनर बैटल के लेखक सेन वॉटसन। जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया।
इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, भोपाले बालकृष्णन, द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा, जो कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है। और उसके बाद अभी रिसेंटली लिखा गया कलर्स ऑफ डिवोशन, अनिता भरत शाह। तो यहाँ पर ये सारी बातें रही प्रमुख पुस्तक और लेखक के बारे में, लेकिन इन सब के अतिरिक्त एक जानकारी आपको दे दूं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में। पिछला जो 2 संस्करण है, 2022 और 2023 वाला, ये ध्यान रखिएगा। और 2023 वाला जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है, ये आपके बीपीएससी ट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा। और ये पुरस्कार जो मिला था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जॉर्जी कॉस्टोंटिनोव जो कि बुल्गारिया के हैं, उनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए उन्हें मिला, जो आप यहाँ पर इन्हें देख रहे हैं। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद था ये एंजेला रोडेल के द्वारा किया गया था। दोनों को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। 2022 में ये पुरस्कार मिला था गीतांजलि श्री को, उनकी जो रचना थी रेत की समाधि, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, अगर यहाँ पर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किन्हें दिया जाता है, तो इंग्लैंड और आयरलैंड में जो भी प्रकाशित रचनाएं होती है खास करके, तो वर्ष की प्रकाशित जो रचना इंग्लैंड और खास करके आयरलैंड में जो प्रकाशित हुई है, तो सर्वश्रेष्ठ रचना को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो, ये जरूरी है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न है, चौथा प्रश्न की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश भारत को पीछे छोड़ रूस से सर्वाधिक कच्चा तेल का आयात किया है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि चाइना। अब यहाँ पर आपको बता दूं इससे संबंधित जानकारी की हाल ही में एनर्जी कार्गो ट्रैकर वो ट्रेक्सा ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जो कि अप्रैल 2024 के प्रथम सप्ताह में ये रिपोर्ट जारी हुआ है। और आपको ये ध्यान रखना है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो चीन है ये समुद्री मार्गों के माध्यम से रूस से 1.82 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं समुद्री मार्ग की, ये चीजें आपको ध्यान रखना है हर हाल में। बल्कि यहाँ पर अगर आपसे याद नहीं रखेंगे तो कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा। तो समुद्री मार्गों से जो खास करके जो आयात हुए हैं कच्चे तेल का, तो 1.82 मिलियन बैरल प्रतिदिन ये आयात किया है चाइना ने, जो कि भारत के 1.36 मिलियन बीपीडी यानी कि बैरल प्रतिदिन के आधार पर देखें तो ये अधिक है, मतलब कि चाइना इसमें आगे है, ठीक है। और इसमें आगे हमने लिखा कि हालांकि इसके अतिरिक्त चीन पाइपलाइन के भी माध्यम से रूसी तेल का आयात करता है। तो इस मामले में अब जो है ये भारत से चाइना आगे निकल गया है। तो यही एक्चुअली प्रश्न था और इसका जो राइट आंसर था वो था विकल्प नंबर बी। अब यहाँ पर देखिए आपके मन में ये अगर सवाल उठ रहा है कि बैरल प्रतिदिन क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमने कुछ चीजें आपको समझाने का प्रयास किया है आसान शब्दों में। दरअसल बैरल जो है ये माप की एक इकाई है, और एक ऑयल बैरल में 159.98 लीटर मतलब तेल होता है। तकरीबन मान के चलिए 160 लीटर के आसपास होता है एक बैरल, ठीक है। ये एग्जैक्ट डेटा ध्यान रखिएगा, 159 यानी कि 159.98 लीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आगे हमने लिखा कि रूस के बाद इराक जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डेटा है, खास करके अगर हम बात करें भारत के जो खास करके आपूर्ति करता है कच्चा तेल, जो आपूर्ति करता है भारत को, उसमें जो पहला नाम आता है वो रसिया का आता है, दूसरा इराक का। तो वही चीजें यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर आगे है कि विश्व में कच्चा तेल का सबसे जो बड़ा स्रोत है वो वेनेजुएला के पास है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत के संदर्भ में अगर हम राज्यों की बात करें, तो भारत में अगर बात करें पेट्रोलियम या कच्चे तेल के जो 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, उनमें पहला नाम आता है राजस्थान का, और दूसरा नाम आता है गुजरात का, और तीसरा नाम आता है असम का। तो ये चीजें भी एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेरा यही बार बार कहना है कि जो खबरों में है संबंधित सारी जानकारी पढ़ लीजिए, निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में सफलता मिल जाएगी। पिछले जो 2-3 वर्षों से हमने देखा है वही चीजें हम आपको एक आइडिया के तौर पर बतला रहे हैं। जो चीजें खबरों में होती है संबंधित तथ्यों को पूरी तरह पढ़ें, निश्चित तौर पर आपको वो एग्जाम में हेल्प करेगा। चलिए, पांचवा प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को सीआरपीएफ के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए शौर्य दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस तिथि को? तो करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर सी, 9 अप्रैल को। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, हम बात करें सीआरपीएफ की यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की, तो ये भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल यानी कि पारा मिलिट्री फोर्स है। और आपको ये ध्यान रखना है कि 27 जुलाई 1939 को यानी कि 1939 को
क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में यह अस्तित्व में आया था। एक मूल स्थापना अगर इसकी देखें तो 27 जुलाई 1939 को। हालांकि आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल का नाम किया गया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो ये भी स्थापना तिथि अगर ये ध्यान आप रखेंगे, अगर एग्जाम में ऑप्शन में ये आपको दिखे तो ये भी आप जरूर देखिएगा। दोनों विकल्पों के आधार पर ये निर्धारित आपको करना है कि कौन सा सटीक हो रहा है। दोनों चीजें यहाँ पर हमने लिखा है। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर पर 1939 में अस्तित्व में आया था, लेकिन आजादी के बाद 1949 में 28 दिसंबर को इसका नाम किया गया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो ये चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखिए। इसके लोगों को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने कुछ समय पहले आपको जानकारी दिया था कि हाल ही में इसका 84वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित किया गया। ये इसका 84वां स्थापना दिवस था। और ये चीज यहाँ पर ये ध्यान है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना जो या फिर कह सकते हैं जो दिवस समारोह है, ये केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर में ही आयोजित किया जाता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये स्थापना दिवस मनाया गया है। ये पहली बार है, यहाँ पर हमने इंडिकेट भी कर दिया है। तो ये चीजें भी ध्यान आप लोग रखिएगा। हालांकि ये चीजें इस सीरीज में आपको बतलाई जा चुकी है। छठा प्रश्न के निम्नलिखित में से कहां हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। आपको बता दूं कि हाल ही में 6 अप्रैल 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पॉल ने रामेश्वरम तमिलनाडु में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया गया। ये ध्यान रखिए, जलीय केंद्र का कहां पर उद्घाटन हुआ है? तमिलनाडु में रामेश्वरम एक स्थान है वहीं पर। और ये भी ध्यान रखना किनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पॉल के द्वारा। और ये कब किया गया? तो 6 अप्रैल 2024 को। अब यहाँ पर देखिए भारतीय तटरक्षक बल से जुड़ी हुई कई जानकारी आपके समक्ष हमने रखा है। देखिए रुस्तम जी समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किया था 1 फरवरी 1977 को, जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य खास करके समुद्रों में तस्करी को रोकना और जो वहां पर अन्य जो अवैध गतिविधियां होती थी उस पर लगाम कसना, ये इसका मूल उद्देश्य था। उसी को लेकर इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि औपचारिक तौर पर इसकी स्थापना हुई 19 अगस्त 1978 को और तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कौन थे? तो मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर ये इसकी स्थापना से जुड़ी हुई जानकारी है। अब इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ चीजें और भी है कि ICGS कुठार जो कि भारतीय तटरक्षक बल का पहला जहाज था। हालांकि आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे वास्तव में ये जहाज जो था भारतीय नौसेना का एक जहाज था, जिसे कि भारतीय तटरक्षक को दिया गया था। तो यही जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं ICGS कुठार, जो कि एक नौसैनिक जहाज था और इसे भारतीय तटरक्षक बल को दिया गया था। और एक अहम जानकारी मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय तटरक्षक बल के पहले महानिदेशक थे वाइस एडमिरल VA कामत, जो यहाँ पर आपको हमने दिखा दिया है। तो ये चीजें यहाँ से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है कि RBI के अनुसार वर्तमान में 50 लाख से अधिक उपभोक्ता RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है। बताएं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? डिजिटल मुद्रा की जो बात यहाँ पर हो रही है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 नवंबर 2022 को। और ये जानकारी हमने आपको दिया था। नवंबर 2022 वाला जब PDF आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा। मंथली PDF की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक के अनुसार वर्तमान में देश में लगभग 50 लाख से अधिक उपभोक्ता सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC का उपयोग कर रहे हैं। और ये बात ही अभी कही गई है RBI के द्वारा। और यहाँ पर CBDC जो लिखा गया है, इसका जो पूरा नाम होता है ये होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। कुछ संबंधित तथ्यों की हम बात करें तो आपको ध्यान होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 1 नवंबर 2022 को डिजिटल रुपया या फिर ई-रूपी का जो कह सकते हैं ये लॉन्च किया था। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द हमने प्रयोग किया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसको लेकर एक वीडियो हमने चैनल पर डाला हुआ था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली होता क्या है कि हजारों कंप्यूटर एक साथ मिलकर काम करते हैं, जो कि जो सिक्योरिटी लेवल है वो बहुत अधिक मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो ये आई होप कि समझ रहे हैं। ये मतलब एक आसान शब्द हमने आपको समझाया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हजारों कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं, जो कि सिक्योरिटी जो लेवल है वो अधिक हो जाती है। तो इसी का प्रयोग करते हुए इसकी शुरुआत हुई थी डिजिटल मुद्रा की, ई-रूपी की। कब? तो 1 नवंबर 2022 को। हालांकि जब इसकी शुरुआत हुई थी 1 नवंबर 2022 को, तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही शुरू किया गया था। और इसका प्रयोग जो है खुदरा और होलसेल ट्रांजैक्शन में किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए और ये संभवतः अब पूरे भारत में लागू हो जाना चाहिए और देखते हैं कब ये लागू होता है। जब ये लागू होगा तो इसकी जानकारी हम आपको अवश्य देंगे। फिलहाल यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, एक अहम जानकारी आपको दे दूं। मई 2023 में हमने आपको बतलाया था कि मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाली भारत की पहली नगर निगम बनी पटना नगर निगम। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई पॉइंट में आप इसे रखेंगे। और पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुई थी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर पटना नगर निगम का जो लोगो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर इतनी सारी जानकारी है, ध्यान रखेंगे। अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस राज्य के सांगली जिले के छोटे से कस्बे मीरज में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है या फिर प्रदान किया गया है। तो सितार और तानपुरा को जो भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया, एक तो यहाँ पर आप ये भी हिंट लगा सकते हैं जो सांगली जिला है ये महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा, अतः विकल्प नंबर डी। अच्छा, जीआई टैग की बात हुई तो कई बार ये तमाम जानकारी हम आपको देते आए हैं। जीआई टैग जो किसी वस्तु या फिर उत्पाद को मिलता है वो 10 वर्षों की अवधि के लिए मिलता है और आपको ये ध्यान रखना है कि 10 वर्ष के पश्चात पुनः से उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, जिसको जीआई टैग दिलाना है। रिसेंटली बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है और बिहार के संदर्भ में ये चीजें यहाँ पर हमने दर्शा भी दिया कि मरचा चावल बिहार का छठा कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। और बिहार को अब तक 3 कैटेगरी में, एक तो खाद्य पदार्थ, दूसरा हस्तकला और तीसरा कृषि कैटेगरी में जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग रजिस्ट्रेशन का जो मुख्यालय है ये चेन्नई तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखिएगा। ये तमाम बातें बिहार के संदर्भ में यहाँ पर हमने इस स्लाइड में दर्शा दिया है, आप लोग ध्यान रखिए, निश्चित तौर पर यहाँ से आपको हेल्प हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर अब हमारा नवा प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में 8 अप्रैल 2024 को भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी यानी कि गृह मंत्रालय। अच्छा, आप लोगों से एक बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग ये मत सोचिएगा कि वीडियो लंबा इतना क्यों हो रहा है। तकरीबन आधा घंटा मान के चलिए, आधा घंटा ही बस आपको समय देना है 24 घंटे में से। और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन यहाँ से बेहतर होगी। दोबारा कहीं से भी आपको कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी नहीं, कोई बुक भी आपको नहीं लेना है, वो पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। निश्चित तौर पर जो चीजें हम आपको दे रहे हैं वो एकदम से एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो देखिए और पीडीएफ फाइल जरूर डाउनलोड कीजिए। ठीक है, जो लोग एप्लीकेशन पे कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं वहां पर आप जाएंगे तो तमाम पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए प्रश्न में कुछ गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पर जो हमने लिखा है कि किस मंत्रालय द्वारा ये अभी हाल ही में भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया, यहाँ पर एक्चुअली गृह मंत्रालय हमने आपको बताया। एक्चुअली गृह मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर डी नहीं होगा बल्कि यहाँ पर होगा सी, यानी कि ये रक्षा मंत्रालय का पहल है। अब यहाँ पर आपको इस बारे में जानकारी दे दूं, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किया गया। यह प्रथम एक दिवसीय चर्चा या फिर सम्मेलन की अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के द्वारा किया गया। और यहाँ पर इसीलिए हमने लिखा कि भारत में पहली बार ये कह सकते हैं त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया। ये इसका पहला संस्करण था जिसका जो उद्घाटन है या फिर जिसकी अध्यक्षता जो है ये अनिल चौहान, जो कि भारत के द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि वर्तमान में है, अनिल चौहान, इन्हीं के द्वारा किया गया। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात हुई है, अभी हम थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहे थे बिपिन रावत के बारे में, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ अहम जानकारी है जो कि हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि अनिल चौहान भारत में मौजूदा व दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। पहले कौन थे? तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत, जो आप यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगला पॉइंट है कि बिपिन रावत 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले रक्षा प्रमुख या फिर सीडीएस नियुक्त हुए थे। अच्छा, बिपिन रावत के बारे में एक बहुत ही बुरी खबर आई थी 8 दिसंबर 2021 को। दरअसल 8 दिसंबर 2021 को कुन्नूर एक जगह है नीलगिरी जिले में तमिलनाडु में, भारतीय वायुसेना का एक विमान Mi-17V5 जो था, इस पर सवार बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और साथ साथ कुल मिला के 14 लोग इस पर सवार थे। ये जो विमान था भारतीय वायुसेना का Mi-17V5, ये क्रैश कर गया था और दुर्घटना स्थल पर ही सभी लोगों की, जो 14 लोग इस पर सवार थे, सभी लोगों की मौत हो गई थी। तो ये चीजें यहाँ से रिलेटेड है, आप ध्यान रखिए। चलिए, अब यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस देश में तुत्सी समुदाय के खिलाफ 1994 में हुए नरसंहार की याद में 7 अप्रैल 2024 को कुतुब मीनार को उस देश के झंडे के रंग से रोशन किया है? वो देश का नाम पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा रवांडा और विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब तक की अगर हम नरसंहार की बात करें तो ये जो नरसंहार था, जो यहाँ पर हुआ था रवांडा में, अब तक जो मैं पढ़ा हूँ, अब तक मैं जो दुनिया को देखा हूँ, ये अब तक का मेरे जानकारी के आधार पर सबसे बड़ा नरसंहार था। वो जानकारी अभी हम आपको देंगे। भारत सरकार ने रवांडा नरसंहार की 30वीं बरसी पर, जो 30वीं साल पूरा 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर कुतुब मीनार को रवांडा देश के झंडे से रोशन किया है। तो ये इस वजह से अभी खबरों में है, एक सहानुभूति दर्ज की गई यहाँ पर। अब यहाँ पर इससे संबंधित तथ्यों की हम बात करें तो रवांडा नरसंहार को अब तक के सबसे भयानक जनसंहार में से एक माना जाता है। यह नरसंहार अप्रैल 1994 में शुरू हुआ था, जिसके बाद अप्रैल 1994 में शुरू हुआ, जिसके बाद 100 दिनों में पूरे देश में, पूरे रवांडा में करीब 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। एक्चुअली मौत नहीं हुई थी, बल्कि कत्ले आम हुआ था सड़कों पर। ठीक है, 10 लाख। और ये पृथ्वी पर हुए अब तक के सबसे बड़े नरसंहार में से एक था। और ये 100 दिनों तक तकरीबन यहाँ पर चला था। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आगे हमने लिखा है, दरअसल ये मामला क्या था। तो यह रवांडा में तुत्सी और हुतू समुदाय के लोगों के बीच हुआ एक जातीय संघर्ष था। जाति का ही कह सकते हैं एक मामला था, जो कि आए दिन भारत में भी ये चीजें एक मतलब चीजें देखने को मिलता है। जाति आधार पर जो लोग लड़ते रहते हैं, वो चीजें हर जगह पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। तो इसी तरह का एक मामला था तुत्सी और हुतू समुदाय के बीच, जो कि यहाँ पर हुआ था। हालांकि ये नॉर्मल बात नहीं थी, जिसका परिणाम था कि 10 लाख लोगों की यहाँ पर कत्ले आम की गई थी। देखिए, यह नरसंहार की बात करें तो 7 अप्रैल 1994 को रवांडा की राजधानी किगली में हवाई जहाज पर बोर्डिंग के दौरान रवांडा के राष्ट्रपति हैबी अरीमाना और बुरुंडी के राष्ट्रपति सिप्रेन की हत्या से शुरू हुई थी। समझ लीजिए कि ये जातीय संघर्ष कितना भयानक रहा होगा, जो इस हत्याकांड की या फिर इस नरसंहार की जो शुरुआत हुई थी, ये दो देश के राष्ट्रपति की हत्या से शुरू हुई थी। जो कि हवाई जहाज पर बोर्डिंग के दौरान ये रवांडा के जो राष्ट्रपति हैबी अरीमाना और बुरुंडी, जो कि बगल के देश है, बुरुंडी के राष्ट्रपति सिप्रेन की हत्या से एक साथ ये शुरू हुई थी। और ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं बिहार के संदर्भ में। वर्ष 1999, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये संबंधित है बिहार के जहानाबाद से। जहानाबाद में जो नरसंहार हुआ था 1999 में, ये नाम जाना जाता है इस नरसंहार को सेनारी नरसंहार के रूप में। और ये आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो जरूर पढ़ लीजिएगा, गूगल पे जाइएगा और रवांडा नरसंहार और सेनारी नरसंहार, ये दोनों को जरूर पढ़ लीजिएगा। कुछ चीजें हम यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकते थे, जो कत्ले आम वगैरह हुई थी, जो इसकी भयानक जो तस्वीरें हैं, मजबूरन हमने यहाँ पर इसमें शामिल नहीं किया है, ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कह सकते हैं दिक्कत मुझे भी ना हो, या फिर जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी ना हो। ठीक है, आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं वहां पर जाके। मैंने यहाँ पर इसलिए शामिल नहीं किया है क्योंकि यूट्यूब का बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन है, उस तरह की चीजें हम आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकते। आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो गूगल पे जस्ट सर्च कीजिए रवांडा नरसंहार और सेनारी नरसंहार, वो चीजें आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जापानी फार्मूला वन F1 ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है मैक्स वर्स्टेपन, जो कि रेड बुल के रेसर हैं, इन्होंने अपने नाम किया है। आपको बता दूं कि 7 अप्रैल 2024 को सुजुका सर्किट जापान में आयोजित जापानी फार्मूला वन यानी कि F1 ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टेपन ने अपने नाम किया है। अच्छा, मैक्स वर्स्टेपन का जो जन्म हुआ था, ये बेल्जियम में हुआ है और ये दो देश की तरफ से खेलते हैं, नीदरलैंड और बेल्जियम की तरफ से। अच्छा, इस प्रतियोगिता की बात करें तो इसमें रेड बुल के ही उनके साथी सर्जियो पेरेज, जो कि मैक्सिको हैं, वो दूसरे स्थान पर रहे। अच्छा, इससे पहले अगर हम बात करें तो इस रेस को मैक्स वर्स्टेपन ने 2021, 22 और 2023 में जीत चुके हैं। अगला पॉइंट है 9 मार्च को हमने बताया था, 9 मार्च 2024 को रेड बुल फार्मूला वन रेसर या फिर ड्राइवर कहें या फिर रेसर कहें, दोनों एक ही है, मतलब ड्राइवर नहीं बल्कि रेसर अधिक सूट करता है। तो मैक्स वर्स्टेपन ने जेदा सऊदी अरब में आयोजित फार्मूला वन सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया था। और इसमें भी जो दूसरे स्थान पर रहे थे रेड बुल के रेसर सर्जियो पेरेज रहे थे। अधिकतर जो 2023 में भी हमने आपको बताया था, 2023 में जितने भी फार्मूला वन रेसिंग प्रतियोगिता को लेकर जानकारी दिया, 99% में जो इसके विजेता रहे थे वो मैक्स वर्स्टेपन ही रहे थे और विस्तृत तौर पर सारी जानकारी आपको दी गई थी। अगला 12वां प्रश्न है कि भारतीय मूल के किस न्यूरोलॉजिस्ट को हाल ही में ब्रिटेन में या फिर ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है। तो ये भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट का नाम है डॉक्टर अश्विनी केसवन। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बनी है।
यानी कि एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइएगा, हमें बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जानकारी हमने आपको इस कोर्स से रिलेटेड दिया है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।